हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 15 अगस्त और आज है स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और शुभकामनाएं उन सारे ही विद्यार्थियों को जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है। ये हमारा सीरीज का सेट नंबर 9 है और अब तक जो भी सेट्स आए हैं उन सारे का पीडीएफ ऐप पर अपलोडेड है। तो आप इससे जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। विलयन है, कोलाइड है, निलंबन है, ये तीनों के तीनों मिश्रण के प्रकार हैं। इनके कणों के आकार पर इनके कणों का आकार का सही क्रम क्या है ना। कणों का आकार का सही क्रम क्या है। विलयन, कोलाइड, निलंबन ये तीनों के तीनों मिश्रण के प्रकार है। अब देखो, जब भी विलयन, कोलाइड, निलंबन के ऊपर सवाल आता है, मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि निलंबन के लिए आप रेत और जल के मिश्रण को याद रखें, है ना। सवालों का उत्तर देने के लिए अपने माइंड में सोचेंगे। कोलाइड के लिए आप जो दूध है उसको आप ध्यान में रखें, और विलयन के लिए आप नमक पानी का घोल या फिर चीनी पानी का घोल आप याद रख सकते हो। अब देखो, आपके पास नमक पानी का घोल है, आपके पास दूध है और आपके पास रेत और जल का मिश्रण है। किस में आपके कण दिख जाते हैं, किस में मिश्रण के कण दिख जाते हैं। तो सीधी सी बात है, रेत और जल का मिश्रण है, उसमें रेत के कण हमें नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं क्योंकि साइज में काफी बड़े होते हैं। तो अगर हम कणों की आकार की बात करते हैं तो निलंबन के जो कण होते हैं उनका आकार सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा निलंबन के कणों का आकार। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी किसी में भी निलंबन के कणों का आकार सबसे बड़ा नहीं बताया गया है। उसके बाद विलयन का आकार, विलयन में जो कण होते हैं उनका आकार तो बहुत ही छोटा होता है, यानी इतने छोटे होते हैं कि आप सिंपल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हो, नैनोमीटर के साइज के होते हैं। तो सबसे छोटा आकार विलयन के कणों के पास, उससे बड़ा कोलाइड और सबसे बड़ा निलंबन। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। यह सवाल आपसे पूछा गया था आपके इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। एक व्यक्ति 30 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक विस्थापित करता है। वस्तु पर किए गए कार्य का मान कितना होगा। आसान सवाल है, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। वर्क बराबर फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है कब, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। यहां पर कहा गया है कि जिधर बल लगाया जा रहा है उधर ही विस्थापन हुआ है 5 मीटर तक। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल का मान 30 न्यूटन है और विस्थापन का मान 5 मीटर है। एसआई मात्रक में सारे के सारे मान डालेंगे तो जो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है उसी में हमारा आंसर आ जाएगा 150 जूल। सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु की तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, राइट। अब किसी एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, अगर k कक्षा है यानी कि n बराबर हमारा 1 हो जाता है। अगर l कक्षा है तो n बराबर 2 हो जाता है, यानी पहला कक्षा है तो पहला कक्षा k कक्षा होता है, उसके लिए n बराबर 1। दूसरे कक्षा के लिए n बराबर 2, KLM। अगर m कक्षा है तो n बराबर 3 हो जाएगा। हमसे तीसरे कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पूछा है, तो 2 गुने में तीसरा कक्षा है तो n के स्थान पर 3 डाल देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने में 3 9 और गुने में 2 18। अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता कैसे है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है ना, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से होता है। जैसे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो सहसंयोजक यौगिक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से कार्बनिक यौगिक बनता है। इनमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, सही है। इनके गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः कम होते हैं, ये भी सही है। सहसंयोजक यौगिक और आयनिक यौगिक में आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिकों से काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में आयंस के बीच में प्रबल आकर्षण बल काम करता है जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गलनांक और क्वथनांक दोनों ही आयनिक यौगिकों के केस में अधिकतम नहीं अधिक होते हैं, है ना, अधिक होते हैं सहसंयोजक यौगिकों की तुलना में।
उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? दोनों के दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्मोकिंग के संबंध में बताना है। धूम्रपान में श्वास नली के ऊपर छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है। सही है। जो श्वास नली है, ट्रैकिया है, उनमें बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती है। बेसिकली स्तंभकार उपकला ऊतक पाया जाता है जो कि सिलिएटेड होता है। पक्षमावी कोशिकाएं होती है उनमें, है ना, पक्षमावी कोशिकाएं होती है। ये स्तंभकार कॉलमनर सेल और इनमें इनके ऊपर लहराती हुई बाल जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिया बोलते हैं, पक्षमाप बोलते हैं। तो ये नष्ट हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। काम क्या है इसका? एक तो हमारे श्वास नली में क्या है कि बलगम बनता है, श्लेष्मा बनता है। जो हम सांस लेते हैं उसमें धूल कण है, बैक्टीरिया है, वो बलगम में चिपक जाते हैं और फिर सिलिया उसको धक्का मार मार के हमारे नाक के साइड जो है, इधर वाले पार्ट में जो है भेजने का काम करती है ताकि नाक से बाहर निकल जाए। अगर मान लो स्मोकिंग कोई ज़्यादा करता है, ये सिलिया धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। उसके बाद जो भी धूल कण है, बैक्टीरिया है, वो सब हमारे लंग्स तक पहुंच जाएंगे और फिर धीरे धीरे इससे जो है लंग्स कैंसर भी हो जाता है। ये संरचनाएं वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। धूम्रपान फेफड़ों में संक्रमण, खांसी, यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। यह भी सही है। तो जो श्लेष्मा होता है, यानी कि बलगम भी बोल सकते हो आप, म्यूकस भी बोल सकते हो, प्लस ये जो सीलिया है, ये दोनों मिल करके अपना काम करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक अभिक्रिया दी गई है, बताना है कौन सा पदार्थ अपचयित तथा कौन सा उपचयित हो रहा है। तो जिंक धातु, ये जिंकाइट है, जिंक का अयस्क है। एक तो जिंक का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, ये है जिंकाइट, जिंक ऑक्साइड। मान लो कि ये जिंक का अयस्क जो है माइनिंग से निकाला गया है। अब यहां से इस ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है जिंक में, धातु में। तो यहां पर ये अभिक्रिया आपको याद जो है वो रखनी है कि जिंक ऑक्साइड के अपचयन के लिए कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है कोक के रूप में। यहां पर कार्बन अपचायक के रूप में कार्य करता है। यह खुद उपचयित हो गया है, लेकिन जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयित कर दिया है। राइट। तो कार्बन का इस्तेमाल कोक के रूप में किया जाता है एक अपचायक के रूप में। जो अपचायक होता है वो खुद अपचयित नहीं होता है, वो दूसरों को अपचयित करता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कौन सा पदार्थ अपचयित? तो हम बोलेंगे कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और कार्बन का उपचयन हो रहा है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग में एक संपीड़न और उसके निकटतम विदलन के बीच की दूरी कितनी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग जैसे कि ध्वनि है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, यांत्रिक तरंग है। संपीड़न और विदलन के रूप में ध्वनि गति करती है, साउंड। संपीड़न और विदलन के रूप में तो कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है, कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है, कंप्रेशन बनता है, रेयरफैक्शन बनता है। इस प्रकार से संपीड़न वाले स्थान पर क्या होता है? उच्च दाब और उच्च घनत्व होता है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा डेंस होते हैं, ज़्यादा पास होते हैं और वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि जो संपीड़न वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर उच्च दाब और उच्च घनत्व होता है। उच्च दाब प्लस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, उच्च घनत्व होता है। और विदलन वाले स्थान पर क्या लिखेंगे हम? निम्न दाब प्लस निम्न घनत्व, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, या फिर दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। दो लगातार कंप्रेशन, दो लगातार संपीड़न या फिर दो लगातार विदलन के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। लेकिन एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो पास है, उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य की आधी दूरी बोलते हैं। तो λ/2 हो जाएगा, है ना। लैम्डा से हम लोग वेवलेंथ को डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, दो लगातार कंप्रेशन के बीच की दूरी बोल दे या फिर दो लगातार रेयरफैक्शन के बीच की दूरी बोल दे,
वेवलेंथ के बराबर। लेकिन एक कंप्रेशन और उसके बगल में जो रेयरफेक्शन है उसके बीच की दूरी को हम लोग λ/2 बोलते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान में रखना है कि विड़लन वाले क्षेत्र में दाब और घनत्व दोनों ही निम्न होते हैं। संपीड़न वाले क्षेत्र में, यानी जहां पर संपीड़न का निर्माण होता है, वहां पर पार्टिकल्स पास पास होते हैं, वहां पर घनत्व ज्यादा होता है और दाब भी उच्च होता है। नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इससे राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? हाइपर एसिडिटी यानी अमाशय में जो HCl है उसका स्राव कुछ ज्यादा हो गया है ना, जरूरत से ज्यादा हो गया है, तो उसी को हम लोग हाइपर एसिडिटी बोलेंगे। जो अतिरिक्त HCl बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, है ना, उसको उदासीन करना पड़ेगा। इसके लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंटासिड के रूप में आप याद रखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसके स्थान पर सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर इससे बने हुए एंटासिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है? एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, चाहे वो एक हो चाहे एक से अधिक हो, कहलाएंगे वो एल्कीन ही, कहलाएंगे वो एल्कीन ही। यानी एल्कीन तो पूरे एक फैमिली का नाम है, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं उसके हिसाब से सदस्य हो जाएंगे, सदस्य का नाम आएगा। एल्कीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। अगर अम्ल कार्बनिक अम्ल है तो उसके फॉर्मूला में COH आपको दिख जाएगा, अगर कीटोन का सदस्य है तो आपको फॉर्मूला में CO दिख जाएगा। दो विद्युत परिपथों से प्रवाहित धाराओं का अनुपात 1:4 है तथा उनके प्रतिरोधों का अनुपात 2:1 है। दोनों परिपथों की शक्तियों का अनुपात कितना होगा? यानी दो अलग अलग सर्किट हैं, दोनों में धाराएं प्रवाहित हो रही है, लेकिन उनके धारा का जो अनुपात है वो 1:4 है, और दोनों में जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो 2:1 है। भाई दोनों में कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम होगा, आपको उसका रेशियो चाहिए। तो हमारे पास धारा का रेशियो दिया गया है और हमारे पास प्रतिरोध का रेशियो दिया गया है, हमें चाहिए पावर का रेशियो। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? तो पावर इज इक्वल टू I² इंटू में R होता है। अब यहां पर धारा का अनुपात भी पता है और प्रतिरोध का भी अनुपात पता है, तो P1/P2 हमें शक्ति का अनुपात चाहिए, तो यहां से हो जाएगा I1/I2 के स्क्वायर, I1/I2 का I1 यानी धारा का जो अनुपात है उसका स्क्वायर, और गुने में प्रतिरोध का जो अनुपात है वो ले लेंगे, है ना। इस वाले रिलेशन से हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना। अब धारा का अनुपात आपको सीधा दिया हुआ है 1/4, इसका स्क्वायर करेंगे। प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है 2/1, 1/4, 4 गुने में 4 गुने में 2, इसको उड़ाएंगे 1/8, यानी कि 1:8 का अनुपात आएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है उन्हें निम्नलिखित में से किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली जिसमें अनुपस्थित है यानी उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं है, है ना, वास्तविक केंद्रक नहीं है, यानी कि अस्पष्ट केंद्रक है, अस्पष्ट केंद्रक है, यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, पूर्व केंद्र की कोशिका हम उसको बोलते हैं। तो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जो कि बैक्टीरिया ही होते हैं उसको डाला जाता है मोनेरा जगत में, है ना। वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, या फिर बोल दो किंगडम मोनेरा के अंदर आने वाले जो जीव होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, और साथ ही झिल्ली आबद्ध जो भी कोशिकांग होते हैं वो सब के सब अनुपस्थित होते हैं। अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम प्रकाश की चाल के बीच सही संबंध कौन सा है? अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, कई बार मैं आपको बता चुका हूं। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे में माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है, इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसका आकार कैसा होगा? अवतल दर्पण है,
ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के परे जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच उल्टा बनता है, छोटा बनता है। तो F और C के बीच छोटा बनेगा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और उल्टा बनेगा। शुक्राणु के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? शुक्राणु के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ये शुक्राणु की संरचना जो है आपको यहां पर दिखाई गई है। 3 हिस्से होते हैं, हेड, उसके बाद ये मिडिल पीस और ये पूंछ, एंड ये पूंछ। पूंछ तैरने में सहायक है। हेड वाला पार्ट ही अंडाणु के भीतर जाता है निषेचन होने के बाद। इस हेड वाले पार्ट में ही देखो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हम बोलेंगे यहां पर शीर्ष। इस हेड वाले पार्ट में आगे की ओर देखो, यहां पर एक्रोसोम है। एक्रोसोम नाम की संरचना है, इसमें लाइसोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम पाए जाते हैं जो किस में मदद करते हैं? जो अंडाणु होता है, अंडाणु के केस में जो बाहर वाली भित्ति होती है उसको तोड़ने में ये एंजाइम सहायक होता है ना। ये एक छोटी सी जानकारी जो है आपको नई वाली एनसीईआरटी में दी गई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक्रोसोम नाम की संरचना होती है हेड वाले रीजन में, जिसमें लाइसोसोमल एंजाइम यानी लाइसोसोम में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, पावरफुल एंजाइम्स पाए जाते हैं, वही वाले एंजाइम इसमें भी पाए जाते हैं जो अंडाणु की जो सबसे बाहर वाली भित्ति होती है, अंडाणु की जो सबसे बाहर वाली भित्ति होती है उसको तोड़ने में सहायक है। उसको तोड़ने में ये अपना रोल प्ले करता है, यानी ये तोड़ता है उस दीवार को, सबसे बाहर वाली दीवार को, ताकि निषेचन जो है हो सके। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति किसी बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है तो 6 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब को प्राप्त शक्ति कितनी होगी? 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है तो 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है एक बल्ब। बल्ब के पास अपना कुछ प्रतिरोध होगा। 6 वाट अगर पावर सप्लाई किया जाए तो पावर जो है कितनी कंज्यूम की जाएगी, आप ये बोल सकते हो, या कितनी प्रदान की जाएगी, है ना। बल्ब को बदला नहीं गया, वही बल्ब है, वही बल्ब है, केवल जो पावर सप्लाई है वो 12 वोल्ट और 6 वोल्ट है। आपने 12 वोल्ट सप्लाई दिया, फिर आपने 6 वोल्ट सप्लाई दिया, बल्ब तो वही है, बल्ब वही है, यानी कि प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। अब देखो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है। अब ये जो आर है ये तो कांस्टेंट है बल्ब का, ये तो बदला नहीं, यानी जो पावर है और जो वी स्क्वायर है इनके बीच में सीधा संबंध है। अब यहां से हम लिखेंगे P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बाई V2। ठीक, मान डाल देंगे, V1 का मान 12 हो जाएगा और V2 का मान 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, P1 बाई P2 इसको उड़ाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक, सवाल क्या पूछा है? संयोजित किए जाने पर बल्ब को प्राप्त शक्ति कितनी होगी। ठीक है, यहां से P1 बाई P2 का मान 4 आया है। P1 हमारा कितना था? 24 वाट था। P2 अपने को चाहिए, यहां से P2 आ जाएगा, 4 से 24 को काटेंगे, है ना, 6 वाट आ जाएगा, 6 वाट। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल और उसके पीएच मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? आमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पीएच होता है 1.2, है ना। तो ये जो HCl होता है ये पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी पेप्सिन एंजाइम जब इनएक्टिव होता है तब वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है, यानी ये इनएक्टिव है, पेप्सिन एंजाइम ही लेकिन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजेन। इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl करता है, या फिर बोल दो अम्लीय माध्यम प्रदान करता है भोजन के पाचन के लिए। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना होगा? कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक के लिए हम लोग आणविक द्रव्यमान की बात नहीं करते हैं, वहां पर हम लोग उसके स्थान पर सूत्र इकाई द्रव्यमान बोलते हैं। निकालने का तरीका ठीक वैसे ही है जैसे कि मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। कैल्शियम का 1 परमाणु है, परमाणु द्रव्यमान इसका 40 होता है। क्लोरीन का 2 परमाणु है, परमाणु द्रव्यमान इसका 35.5 होता है। तो ये 40 हो जाएगा प्लस 71 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 111। सी ऑप्शन राइट आंसर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो
खांसना, छींकना, उल्टी आना, श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, ये सब जो है नियंत्रित किया जाता है पश्च मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा, पश्च मस्तिष्क के मेडुला के द्वारा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क के हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का जो मेडुला होता है इसके द्वारा उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे आंख में जो छेद है ये आइरिस है, और बीच में काले रंग का छेद होता है ना। ये जो काला रंग का दिखता है ये क्या है? ये छेद है जिसे कहा जाता है प्यूपिल। जिसे क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है, यानी कि पुतली कहा जाता है। पुतली हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इस पुतली के साइज को ये जो आइरिस है ये नियंत्रित करती है, परितारिका नियंत्रित करती है। जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां रोशनी ज़्यादा है, ये पुतली जो है सिकुड़ जाती है और जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है। फिर जब हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां रोशनी कम है, ये प्यूपिल जो है रिलैक्स कर जाती है और पुतली का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा प्रकाश अंदर जाता है आंखों में। ठीक, और ये जो व्हाइट पार्ट होता है इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। रेटिना पर इमेज बनता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश का जो अपवर्तन है वो कॉर्निया पर होता है, और नेत्रदान में इसी कॉर्निया को दान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक की संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। संकलन अभिक्रिया में क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, यानी कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और यहां पर कैटालिस्ट के रूप में जो है निकला पंडित पटेल निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम को लिया जाता है। तो आप यहां पर देखो कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, तो यही एडिशन रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन के अलावा अन्य भी हो सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो संकलन अभिक्रिया में उसका एक और नया नाम हम देते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनीकरण। ठीक, उसके बाद हो गया, ये देखो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और क्लोरीन इसमें जोड़ा गया है, तो ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ अल्कोहल है तो एस्टर बना, ये एस्टरीकरण है, एस्टरीफिकेशन है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया है। एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, राइट, यदि यह 3 सेकंड तक गिरता है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका अंतिम वेग कितना होगा? यानी कि ये यहाँ से मान लो किसी हाइट से, ये जमीन है, इस हाइट से, ये हाइट मान लीजिए कि h है, पिंड को गिराया जाता है, ऐसे ड्रॉप किया जाता है। जब ये पिंड जमीन से टकराएगा उस समय इसके पास वेग कितना होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो आप फॉर्मूला याद रखें, v = √2gh। लेकिन ये देखो आपको h पता ही नहीं है, आपको यहाँ पर h नहीं मालूम है, तो हम कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v = u + at, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें v चाहिए और u हमें पता है। अगर ऊंचाई से गिराया जाता है तो इस समय u हमारा 0 होता है, तुरंत आपको ये हो जाएगा, a बराबर हमारा g हो जाएगा और a बराबर हमारा +g हो जाएगा। a बराबर हमारा +g हो जाएगा। जब पिंड नीचे की ओर आता है तो a के स्थान पर हम लोग +g लेते हैं। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय 3 सेकंड है, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मान लो आपको अगर ऊंचाई पता होता तो हम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वानुवर्तन जियोट्रॉपिज्म, इसी को हम लोग ग्रेविट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो ग्रेविटेशन है।
जड़े ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन तथा तना धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है, गलत हो जाएगा। जड़े जो है वो पृथ्वी में और गहराई में जाती है ना। तो पृथ्वी के भीतर अगर जा रही है, जिधर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण किधर काम कर रहा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर काम कर रहा है और जो जड़ है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर ही हम बोल सकते हैं, अगर जड़ें और गहराई में जा रही है तो जिधर ग्रेविटेशन बुला रहा है जड़ उधर ही जा रही है, तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा। तना ऊपर की ओर भाग रहा है, गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे की ओर बुला रहा है, तना ऊपर की ओर भाग रहा है, तो हम उसे बोलेंगे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिधर स्टिमुलस है अगर उधर ही पार्ट ग्रो कर रहा है तो हम वहां पर पॉजिटिव लगा देते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिम्नोस्पर्म के बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। फल देने का काम जो है केवल एंजियोस्पर्म करता है। फल और फूल ये दोनों देने का काम केवल एंजियोस्पर्म करता है। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं आते हैं, इसीलिए इनके बीज नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज फलों के अंदर बंद होते हैं, गलत हो जाएगा। एंजियोस्पर्म में बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तभी अंडाशय फल बन जाता है और बीजांड बीज बन जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। जिम्नोस्पर्म में फूल और फल दोनों पाए जाते हैं, दोनों में से कोई नहीं पाया जाता है, ना तो फूल और ना ही फल, ये दोनों एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। दोनों में बीज सदैव फलों के अंदर पाए जाते हैं, गलत हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म में बाहर मतलब नग्न अवस्था में, फल तो पाए नहीं जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में हम लोग नग्न अवस्था में बोलेंगे और एंजियोस्पर्म में फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिकारक कार्बनिक होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये आपने रट रखा होगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक खासियत है कि उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। हम दो जलीय विलयन लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं, एक जलीय विलयन बनता है और उसमें एक अघुलनशील ठोस बनता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, अवक्षेप यूजुअली प्राप्त होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में जो है, हर द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप प्राप्त हो, लेकिन अधिकांश में प्राप्त होता है। केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होता है, उसे तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया के लिए केवल एक अभिकारक आवश्यक होता है, इसे तो हम लोग अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सब के सब जीवाश्म ईंधन है। एक समय के बाद ये धरती से समाप्त हो जाएंगे, समाप्य है, और ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय और असमाप्य ये हमारे नवीकरणीय ऊर्जा होते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 200 जूल है, यदि वस्तु पर 100 जूल का कार्य किया जाता है तो उसकी नई गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो कार्य और गतिज ऊर्जा में संबंध कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमें मिलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से मिलता है। कार्य बराबर होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। देखो कार्य किया जा रहा है 100 जूल, हमें चाहिए अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा दिया गया है। यहां से अंतिम गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 300 जूल, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस लेंस के सामने और कहां रखा जाना चाहिए? बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब चाहिए। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी सीधा में बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, सीधा में बड़ा प्रतिबिंब चाहिए। सीधा में छोटा बनाने का काम कौन सा लेंस करता है? अवतल लेंस करता है, तो अवतल लेंस वाला तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। सीधा में बड़ा बनाने का काम जो है उत्तल लेंस करता है, लेकिन कब करता है? जब फोकस के भीतर रखा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फोकस के भीतर रखा जाता है, यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के भीतर रखा जाएगा तो ही जाकर के सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वरना हर केस में तो उल्टा ही बनता है। अवतल दर्पण के सामने आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यह स्थिति कब होती है? अवतल दर्पण के सामने आपतित प्रकाश किरण, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण के सामने ऐसे आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अच्छा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, यह स्थिति कब होती है? देखो ऐसा तब होता है ना, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाए, तब जाकर के परावर्तन के बाद प्रकाश किरण जो है अवतल मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है।
तो जब किरण मुख्य फोकस से होकर आपतित हो, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वादिष्ट भोजन को देखकर या उसकी सुगंध से मुंह में पानी आना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या फिर उसकी खुशबू हमारे नाकों में पहुंचती है तो मुंह से जो है अपने आप ही पानी आने लगता है। किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो ये अपने आप में एक प्रतिवर्ती क्रिया तो है, लेकिन यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है अर्जित प्रतिवर्ती क्रिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस खाने का स्वाद आपने पहले से ले रखा है उसी खाने को देख करके आपके मुंह में पानी आएगा। भाई जिस खाने का स्वाद आपने कभी लिया ही नहीं है, आपको क्या पता कि वो स्वाद कैसा है, आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने कभी लाइफ में हलवा नहीं खाया था, कभी आपने लाइफ में हलवा नहीं खाया था। आप एक दिन हलवा खाते हैं, हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है। एक बार आपने खा लिया या फिर मान लो आपने कई बार खा लिया, आपके दिमाग ने इंफॉर्मेशन स्टोर कर लिया कि भाई हलवा है, स्वादिष्ट है। अगली बार जब हलवा देखेंगे तो आपका मन करेगा खाने का, है ना, मुंह में पानी आएगा। क्यों? क्योंकि आपने हलवा एक बार खाया था, आपको बहुत ही अच्छा लगा था, टेस्टी लगा था आपको। लेकिन मान लीजिए आपने लाइफ में कभी हलवा खाया ही नहीं था और बड़ा ही गंदा हलवा बना था, है ना, बेकार हलवा बना था। मतलब इतना बेकार कि आदमी अगर पहली बार हलवा खाए और इतना बेकार हलवा खा ले तो कभी हलवा वो खाए ही ना। तो पहली बार आपने हलवा खाया और बड़ा ही बेकार लगा, आपको मजा नहीं आया खाने में, बिल्कुल ही बेकार लगा। फिर क्या होगा? जब आप अगली बार हलवा देखेंगे ना तो फिर आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग ने वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखा है कि हलवा बेकार होता है, उसका स्वाद अच्छा नहीं होता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, यानी अपने आप ही मुंह में पानी आता है। और ये अर्जित है, यानी जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद नहीं है, वो हमने लाइफ में इसको क्या किया है कि आगे चल करके एक्वायर किया है, प्राप्त किया है। ठीक है, ये वो रिफ्लेक्स एक्शन है। एक वस्तु मूल बिंदु से चलकर बिंदु P तक पहुंचती है, वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो ये हमारा x एक्सिस, ये प्लस, सॉरी ये तो y एक्सिस होता है ना, प्लस y, ये प्लस y, ये माइनस y, ये प्लस x, ये माइनस x होता है हमारा मूल बिंदु, यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। और ये एक पॉइंट P है, तो ये जो ब्रैकेट में हमारे पास होता है उसमें हम जानते हैं कि जो पहला नंबर होता है वो x एक्सिस पे जाता है और दूसरा नंबर y एक्सिस पे जाता है। अब दोनों में से किसी के साथ माइनस तो है नहीं, यानी ये दोनों के दोनों मान प्लस x प्लस y का है, प्लस x प्लस y का है। ये सब तो आप मैथ में पढ़ते ही होंगे। अब x बराबर 3 है और y बराबर 4 है। x बराबर 3 प्लस 3 मान लो कि यहां पर है, और y बराबर प्लस 4 ऊपर जाएगा, ये y बराबर प्लस 4। तो यहां पर पॉइंट होगा हमारा, यहां पर ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,4। तो मान लीजिए कि एक वस्तु, कोई चींटी मान लीजिए, पहले चींटी यहां पर थी, फिर चींटी जो है इस पॉइंट P पर पहुंच गई। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो हम लोग विस्थापन कैसे निकालते हैं? हम लोग विस्थापन कुछ ऐसे निकालते हैं कि प्रारंभिक स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, और इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं स्ट्रेट लाइन से, और उस स्ट्रेट लाइन की हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आसान है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस y एक्सिस पर देखेंगे 4 है, ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।